हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी खूब लगन से कर रहे होंगे। तो बेटा, आप जैसे जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी 12-13 मिनट की सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर 25 MCQs मिलते हैं, है ना। तो इसके पिछले हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हिंदी के देखे थे और आज है हिंदी का पार्ट नंबर 2 जिसमें हम लोग आगे अब 25 क्वेश्चन को देखने हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो जितने लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है जाकर के फटाफट से अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है बेटा, आपकी तैयारी अपनी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, है ना भाई। तो एक वीडियो के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करें। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के आपको वीडियोस मिलते हैं, मैथ के, साइंस के और SST के चारों पार्ट की, जैसे आपके भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ऐसे ही हर एक जो है सब्जेक्ट का आपको एक एक वीडियो के अंदर 25-25 MCQs मिलेगा। आप जानते हो ना कि आपके एग्जाम में 20 MCQs आते हैं, उसी चीज़ को तैयारी हम लोग करा रहे हैं और एक एक वीडियो के अंदर 25-25 MCQs ला रहे हैं। तो चलिए आज की इस 25 MCQ को फटाफट से देख लो। पूछा गया है उष्ट्र का तत्सम शब्द कौन सा है। क्या पूछा है, उष्ट्र का तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखो बेटा, हमेशा मैंने आपको बताया है, हर बार बताया है कि तत्सम जो होता है वो क्या है, हमारा संस्कृत शब्द होता है। तत्सम जो है वो संस्कृत शब्द होता है और और जो तद्भव होता है वो क्या होता है, हमारा हिंदी शब्द होता है। तद्भव क्या होता है, हमारा हिंदी शब्द होता है। तो पूछा गया है उष्ट्र का तद्भव, तत्सम होगा, यहाँ पे तद्भव होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे तद्भव होना चाहिए था, तद्भव। ठीक, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं। तद्भव यानी कि इसका हिंदी पूछा गया है, तो तद्भव का हिंदी क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। उष्ट्र का क्या हो जाएगा हिंदी, यहाँ पे ऊंट हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर सी वाला होगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है कोपल, कोकिला, बसंत दूत या बी और सी दोनों। तो भाई कोकिला भी है और बसंत दूत भी है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा। बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग ले आ रहे हैं, है ना। जितने भी अनसॉल्व में MCQs पूछे जा चुके हैं पिछले 5-6 सालों में, वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे कवर करा दूंगी। बस हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस थोड़ी थोड़ी जो सीरीज आती जा रही है रोज का रोज उसको देख लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत कहो कि अरे नहीं बाद में देख लेंगे, बेटा ये बिल्कुल मत करना आप, ठीक है ना। साल भर जो किया है आपने किया, लेकिन अब ये समय ये बिल्कुल मत करना। सामने जो चीज़ है फटाफट से देख के उसको याद कर लीजिएगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, बनावट में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रत्यय क्या होता है बेटा, जो वाक्यों शब्दों के कहाँ लगता है, पीछे लगता है। कहाँ पे लगता है, पीछे। और उपसर्ग क्या होता है, वो शब्दों के क्या लगता है, आगे लगता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के कहाँ लगता है, आगे। तो पूछा है बनावट, तो बनावट में पीछे का शब्द देख रहे हो ध्यान से, तो क्या लगा है, बना, और क्या लिखा है, वट, यानी वट क्या है, प्रत्यय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख भी सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई लिखा रहेगा तो आप याद करने में आसानी होगी, नहीं बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है। क्या पूछा गया, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या हो जाएगा, नीलाकंठ। क्या हो जाएगा, नीलाकंठ। ठीक है, तो नीलाकंठ यानी कि जिसका गला क्या है, नीला है। कंठ माने क्या होता है, गला। अर्थात यह पूछा गया है ऐसा कोई है जिसका गला नीला हो, अर्थात कौन, जिसका गला नीला है, अर्थात कौन, शिव जी, है ना। तो ऐसा समास जिसमें क्या होता है बेटा, वो जो पर्टिकुलर शब्द जैसे इसमें दिया गया है ना, तो क्या है भाई, ये शब्द आपस में एक दूसरे की विशेषता नहीं बल्कि किसी अन्य शब्द की विशेषता बता रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ कहा जिसका गला नीला है, अर्थात शिव जी, है ना। तो ऐसे में हमेशा समास क्या आता है बेटा, बहुव्रीहि समास आता है। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास आता है। रस, छंद, अलंकार, समास, ये सब की वीडियो डिटेल में मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था। जिन बच्चों ने वो लाइव क्लास नहीं देखी है बेटा, समय है, एग्जाम के पहले बार बार कह रही हूँ, देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसिक प्रिया काव्य के रचयिता कौन है। भूषण है, मतिराम है, केशवदास है या घनानंद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशवदास। रसिक प्रिया किसकी रचना है, केशवदास जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लल्लू लाल या इंसाउल्लाह खान। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंसाउल्लाह खान है। बेटा एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हर एक क्वेश्चन पे नजर डालिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। कबीर, रहीम, सूरदास या कवि गंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि गंग जी थे जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। क्लियर है, चलिए
अगला सवाल क्या है बेटा, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलदास, गोकुलनाथ या राम प्रसाद निरंजनी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोकुलनाथ क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म कब हुआ? 13वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से या 18वीं शताब्दी से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कब, तो 1850 या 55 के बीच में यहाँ पे जो हमारी हिंदी गद्य है उसका वास्तविक जन्म होता है। क्यों? कि वास्तविक जन्म का मतलब क्या है कि इस समय पर क्या हुई, बहुत सारी यहाँ पे रचनाएं हमारे भारत में साहित्य में, हिंदी साहित्य में देखने को मिली थी, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म माना जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। कवि गंग किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे? अकबर के, कबीर के, सलीम के या फिर जहांगीर के? तो याद रखेंगे बेटा, जो कवि गंग थे वो किसके दरबारी कवि थे? अकबर जी के दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, गद्य लेखन का विषय कैसा होता है? विचार प्रधान, भाव प्रधान, कर्ता प्रधान या कर्म प्रधान? यानी कि जो भी गद्य लिखा जाता है उसमें प्रधानता किस बात की होती है? विचार की होती है, भाव की होती है, कर्ता की होती है, कर्म की होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाव की प्रधानता होती है। कहने का मतलब ये जो लेखक के मन में बातें होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार उस गद्य में लिखता है, इसलिए यहाँ पे भाव की प्रधानता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या विष्णु प्रभाकर? तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है कि नाटक है? बेटा क्वेश्चन ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नाटक विधा की रचना है क्या? लहरों के राजहंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 में, 86 में, 87 में कि 88 में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, इनके जीवन परिचय को अच्छे से याद रख लीजिएगा और जितनी भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि चिंतामणि है ना, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। ठीक है, चिंतामणि। और क्या पूछा जाता है? 11 वर्ष का समय। क्या पूछा जाता है? 11 वर्ष का समय। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट रचना है। विचार भी थी, ये सारी इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी सारी रचनाओं को बेटा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक रचना पे आपसे सवाल पूछा जाता है, ये कौन सी विधा की रचना है, ये निबंध है कि नहीं है, उपन्यास है कि नहीं, ऐसे कई सारे प्रश्न रामचंद्र शुक्ल जी के बनते हैं। तो आप एक काम करिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी वाला जो पूरा चैप्टर है अच्छे से पूरी गद्य को पढ़िएगा और जिनकी जीवन परिचय को भी बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य जगत में आलोचना के सम्राट कौन कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य जगत का आलोचक सम्राट कहा जाता है। ये आलोचना सबसे अच्छी कर लेते थे, इसलिए यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है? आलोचना का सम्राट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सबसे भयानक ज्वर होता है संगति का ज्वर, प्रेम का ज्वर, कुसंग का ज्वर या दुख का ज्वर? तो बेटा देखो, मित्रता चैप्टर से ये लिया गया। अब आपको क्वेश्चन का आंसर करके बताना है मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिएगा। सबसे भयानक ज्वर क्या होता है बेटा? कुसंग का ज्वर होता है। अब ये जो चैप्टर है मित्रता वाला, कई सारे गद्य खंड आपसे इसमें गद्य में आपसे पूछे जाते हैं बेटा कि ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या करो, इसमें प्रश्न कई सारे बनते हैं। तो मित्रता का चैप्टर भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी गद्य आप पूरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, दोनों से ही प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैंने देखा 2024 का जो अनसॉल्व पेपर था उसमें 2 सेट में ऐसा था जिसमें जो है नहीं आया था, ये है ना। बाकी सारे 5 के 5 सेट में कहीं ईर्ष्या से आया है तो कहीं यहाँ पे मित्रता चैप्टर से पूछा गया बेटा। इसलिए कह रहे हैं कि ममता, मित्रता का और ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये 3 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चिंतनशील मनुष्य किसका साथ ढूंढता है? प्रफुल्लित चित्त का, चिंतनशील का, धनी का या फिर मूर्ख का? तो भाई जो चिंताशील मनुष्य होता है वो किसका साथ ढूंढता है? चिंतनशील का साथ ढूंढता है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इनको अच्छे से भैया प्रिपेयर कर लेना।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मनुष्य के पास खोने के लिए क्या नहीं है? धन, मित्र, प्रेम या फिर समय। तो मनुष्य जो है हमारे पास खोने के लिए क्या चीज़ नहीं है? धन नहीं है कि मित्र नहीं है कि प्रेम नहीं है कि समय नहीं है? भाई अगर एक बार धन खो गया तो धन वापस मिल जाएगा, मित्र भी खोया तो दूसरे मित्र बन जाएंगे, प्रेम खोया तो प्रेम भी मिल जाएगा, लेकिन भैया समय अगर खो गया तो समय दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं बेटा समय बहुत अमूल्य है ना। टाइम इज मनी। अगर एक बार पैसे खर्च करके तुमसे कोई कहे कि तुमको हम करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्या समय 2 घंटे का हमें दे सकते हो? नहीं, है ना भाई। अगर कहो समय खर्च करके पैसे ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन भैया जो पैसा है उसको खर्च करोगे फिर भी वो जो बीत चुका है समय वापस नहीं आता है। इसलिए जितना समय है आपका, एक एक मिनट बेटा बहुत कीमती है। इसलिए फालतू चीज़ों को छोड़ करके आप अपने काम पे केवल ध्यान दीजिए और जितना आप तैयारी कर सकते हैं इस समय पर आप उसको तैयारी को करिए। ओके भाई, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे बेटा। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास का क्या नाम है? कंकाल, छाया, गोदान या फिर आंसू। तो कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से? कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, चलिए जी, जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आप याद रखिएगा। ओके बेटा, चलिए। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है, नर्मदा के तट पर है या सोन नदी के तट पर है? तो जो रोहतास का दुर्ग है बेटा वो कहाँ पर स्थित है? सोन नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्लियर है? चलिए लास्ट में बताना जरूर कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है भाई, चलिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बनारसी में, वाराणसी में, काशी में, प्रयागराज में या प्रतापगढ़ में? भाई प्रयागराज में तो आजकल भाई महाकुंभ लगा हुआ है ना भाई, तो बहुत सारे लोग गए होंगे महाकुंभ नहाने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? काशी में। अब यहाँ ध्यान रखना, देखो वाराणसी में ही है काशी, वाराणसी में ही है काशी। अगर आपको काशी ऑप्शन में दिया है तो आप 100% काशी पे टिक करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश, अगर 2 ऑप्शन है, आपका जन्म कहाँ हुआ है? एक तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, एक है आगरा। मान लो आपका जन्म आगरा में हो तो आप आगरा ही तो टिक करोगे, ना कि पूरे यूपी में, नहीं ना। तो अगर केवल जो है वाराणसी दिया होता तो वाराणसी टिक करते थे, क्योंकि वाराणसी में काशी में हुआ है। अगर काशी ऑप्शन में है बेटा तो 100% आप काशी के साथ जाओगे। ठीक है भाई, काशी के साथ नहीं जाना है, मतलब काशी सही करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ममता की झोपड़ी में मुगल शाहजहां ठहरे थे, कौन? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? तो ममता की जो झोपड़ी थी उसमें कौन से मुगल सम्राट ठहरे थे? हुमायूं यहाँ पे ठहरे थे। देखो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपकी जो किताब है, किताब में जो स्टोरी दी गई है उससे भी संबंधित है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी प्रश्न बेटा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी ध्यान से आप पढ़िएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर करेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जी का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ, काशी, बिहार या छत्तीसगढ़? तो जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये जो छत्तीसगढ़ है किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश से इसको अलग करके बनाया गया है। और ये प्रश्न आपके राजनीति शास्त्र से बनता है, आपका जो SST सब्जेक्ट है वहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ से कौन, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? ऐसे ही पूछा जाता है झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना? तो झारखंड बिहार से अलग होकर बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। ऐसे सही कई सारे प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर का। A.G. गार्डनर प्रसिद्ध निबंध लेखक थे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फारसी? तो भाई A.G. गार्डनर किसके होंगे? अंग्रेजी के ही, वो ऑब्वियस सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। जो A.G. गार्डनर थे वो प्रसिद्ध निबंध लेखक थे, किसके? अंग्रेजी के। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तरुणों के लिए उज्जवल क्या होता है? वर्तमान होता है, भूत होता है, अतीत होता है या भविष्य होता है? तो भाई जो हम युवा व्यक्ति हैं, हम जो युवा पीढ़ी हैं वो क्या है, हम अपने क्या है, हमारा उज्जवल क्या होना चाहिए? हमारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। और भविष्य बेटा कैसे उज्जवल होगा? जब हम लोग वर्तमान में अच्छे काम करेंगे, है ना। वर्तमान में हम लोगों ने नीम का पेड़ लगाया और हम सोचेंगे भविष्य में जाके आम का पेड़ बनेगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये संभव है? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे? वर्तमान में जब आप हैं तो आप वर्तमान समय में अच्छे से काम करिए। भविष्य क्या होगा ये तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है, लेकिन आप अपना जो काम है, आज का जो भगवान ने दिन
समय 24 घंटे आपको दिए हैं, आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए, बेकार चीज़ों में मत लगाओ, अच्छी अच्छी सोचो, अच्छी बातें करो, अच्छे समय अच्छे काम में अपना समय लगाइए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सकता है, मैं फिर से बोलूँगी बेटा, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपका यही समय है, साल भर जैसे पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लास्ट का टाइम है बेटा, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100% कोशिश करिए कि आप मेहनत करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार लिखने की कोशिश करो, उसको लिख कर देखो कि कितना आपको आ रहा है। पेपर नज़दीक आ रहा है तो हर एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, सेट करको, सॉल्व करो, है ना। कैसे आप एग्जाम में देने जाओगे, जैसे कोई रेस, अगर जैसे कोई पुलिस की तैयारी अगर कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, रेस दौड़ेगा ना पहले, आखिर उसको वहाँ पे रेस दौड़नी पड़ेगी, तो पहले वो घर पे अपने रेस, अपने जहाँ पे भी ग्राउंड उसने बनाया होगा वहाँ पे डेली वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं अचानक से पहुँच जाए हम रेस दौड़ लेंगे, ऐसा नहीं है ना। तब क्या करना है आपको बेटा, अच्छे नंबर लेके आने, पास तो हर कोई हो जाता है लेकिन नंबर अच्छे लाना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो मेहनत करिए अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, समय बिल्कुल भी खराब मत करिएगा। जितने भी यहाँ पे आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं इस वक्त, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करिएगा और जितना भी मैं प्रश्न पूछती हूँ बेटा, उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे, और ऐसे ही आपको ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, ठीक है जी। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल।